नमस्कार दोस्तों, वेगला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 2 है। दुराशय अपवाद के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आपराधिक मनस्थिति यानी दुराशय के जो अपवाद हैं, तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो देश हित के लिए, लोकहित के लिए, मानवता के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह के अपराधों के संबंध में बिना दुराशय के ही किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए दंडित किया जा सकता है। इसी के नाते इस तरह के अपराधों के संबंध में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत विकसित किया गया है। इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत कोई भी व्यक्ति यदि बिना दुराशय के ही किसी कृत्य को किया है और वह कृत्य इस तरह के अपराधों से संबंधित है कि जो लोकहित, देश हित और मानवता के लिए नुकसानदायक हैं, तो ऐसी स्थितियों में उस कृत्य के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो इस तरह के जो अपराध हैं, तो कॉमन लॉ में 3 प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया था: लोकुक्ता, आपराधिक अपलेख और न्यायालय की मानहानि। और अन्य कानून में इसमें न्यायालय की मानहानि, अपहरण, द्विविवाह और सांविधिक अपराध को बढ़ा दिया गया है। यानी कि इन सभी अपराधों के संबंध में बिना दुराशय के भी किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि उसने उससे संबंधित कृत्य किया है। इस संबंध में RS जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड का केस है कि किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए आर्थिक परिणामों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वह कार्य दोषी मन से किया गया हो या न किया गया हो। इसे ही कठोर दायित्व की बात इसमें कहा गया है। नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जस्टिस सुब्बाराव ने MS जॉर्ज के निर्णय की पुष्टि की थी। R हरिप्रसाद राव बनाम राज्य का जो मामला है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिराज बनाम डी रूटजन के सिद्धांत की पुष्टि की थी। नलम पोइना सिने लेगे, इसका अर्थ है बिना विधि के दंड नहीं दिया जा सकता। दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती और दांडिक विधि की हमेशा कठोर व्याख्या की जाएगी। R बनाम वीट का मामला द्विविवाह से संबंधित है। R बनाम टाल्सन का मामला भी द्विविवाह से संबंधित है। R बनाम डोलमेन का मामला भी द्विविवाह से संबंधित है। दुराशय को न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ही मान्यता दी गई थी। संसद के द्वारा दुराशय को मान्यता नहीं दी गई थी। दुराशय की उत्पत्ति रियम लिंगुअम नॉन फैसिट नीसी मेंस रिया से हुआ है, जो ऑगस्टाइन का उपदेश है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी मन से कार्य करता है तो वह अनैतिक होता है। और इन्हीं की उत्पत्ति के इसी उपदेश का आधार लेकर कुक महोदय ने अपना यह सूत्र प्रतिपादित किया कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, यानी कि मात्र कृत्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि वह दोषी मन से ना किया गया हो, यानी कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। कुक महोदय का दूसरा कथन है कि एक्टस मीन वोटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, यानी मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसी के नाते कोई भी व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए तब तक दोषी नहीं होता है जब तक कि वह उसे दोषी मन से न किया हो। जब वह दोषी मन से करता है तो वह कृत्य उसके द्वारा ही किया गया माना जाता है। R बनाम प्रिंस के मामले में, ठीक है, न्यायाधीश कॉकबर्न महोदय थे। इस मामले में सर्वप्रथम आपराधिक मनस्थिति की विस्तृत व्याख्या की गई थी। इसमें निर्धारित किया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका का अपहरण करने वाला व्यक्ति अपराधी है, चाहे उसने सद्भावना के साथ और युक्त आधारों पर यह विश्वास किया हो या न किया हो कि बालिका 16 वर्ष से अधिक उम्र की है या कम उम्र की है। न्यायालय ने प्रिंस के कार्य को विधि द्वारा निषिद्ध तथा अनैतिक एवं दोषपूर्ण पाया और इस नाते उसे दोषी ठहराया। क्वीन बनाम टाल्सन के मामले में न्यायाधीश कैनेडी महोदय ने महिला को द्विविवाह के लिए दोषी नहीं माना, क्योंकि महिला ने युक्त आधारों पर सद्भाव में यह विश्वास किया था कि वह विधवा है, यानी कि उसका पति मर चुका है। ठीक है, न्यायाधीश ने इसे कहा कि सद्भाव में की गई भूल उसी तरह से मानी जाएगी कि जैसे एक शिशु की भूल होती है, और इसी के नाते न्यायाधीश कैनेडी ने उसे द्विविवाह के लिए दोषी
नहीं ठहराया। दुराशय की दृष्टि से अपराध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक, साहस्य या स्वेच्छा से किया गया कार्य, साहस्य या स्वेच्छा से किया गया कार्य। दूसरा होता है उपेक्षा, यानी कि उपेक्षा में यदि कोई कृत्य किया जाता है तो लापरवाही पूर्वक जब किया जाता है तो उसमें आशय तो नहीं होता है, लेकिन जितनी सावधानी की अपेक्षा थी काम करने के संबंध में वह उतना नहीं किया, जिसकी वजह से कोई भी आपराधिक कृत्य उत्पन्न हुआ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को क्षति होती है। ठीक है, इसकी वजह से उसका दायित्व उत्पन्न होता है। और तीसरा है कठोर दायित्व। इस मामले में दुराशय जरूरी नहीं होता है। दुराशय के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, जिनको उपयोग किया गया है अधिनियम में। जैसे दुराशय को सामान्यतः आशय भी के संबंध में देखा जाता है, जानबूझकर देखा जाता है, स्वेच्छा से बातें, स्वेच्छा का भी प्रयोग करके उसको पूरा किया जाता है। यानी कि दुराशय के अन्य शब्द हैं कपट पूर्वक, बेईमानी से, विद्वेष पूर्वक, असावधानी, उपेक्षा और स्वैरिता यानी कि रेकलेसनेस से जोड़कर देखा जाता है। स्वैरिता का मतलब है कि किसी कार्य को अदूरदर्शिता से, यानी कि बिना उस पर सोचे विचार किए या उसके परिणाम पर विचार किए बिना ही उस कृत्य को कर देना, यानी कि इसमें धृष्टता और दूषित रीत से यानी दूषित मन से किया गया माना जा सकता है। मन स्थित के अपवाद की जो बात की गई है कि मन स्थित के अपवाद कठोर दायित्व के तहत आते हैं। कुछ अपराध ऐसे हैं जो लोकहित, देश हित, शांति तथा सामाजिक कल्याण के लिए या मानवता के लिए नुकसानदायक होते, तो इस तरह के अपराधों में बिना दुराशय के भी उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है कि जो उस कृत्य को किया है। इस तरह के अपराध हैं न्यायालय की अवमानना, लोक उपताप, द्विविवाह, सेडिशन से संबंधित अपराध, अपहरण विपहरण से संबंधित अपराध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध से संबंधित अपराध। ये ऐसे अपराध हैं कि जिसमें बिना दुराशय के भी किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आर एस जोशी बरामजियत मिल्स लिमिटेड ने 1977 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कठोर दायित्व के अंतर्गत बिना आपराधिक मनस्थित के, कठोर दायित्व के अंतर्गत बिना आपराधिक मनस्थिति को भी दंडित किया जा सकता है। प्रतिनिधिक कार्य को कठोर दायित्व के अंतर्गत अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें दुराशय तथा उपेक्षा की आवश्यकता को पूर्णतः या अंशतः अपवर्जित कर दिया जाता है। दुराशय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपराध के आवश्यक तत्व के लिए, किसी भी कार्य को अपराध करने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक अनिवार्य है। मानव होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए और क्षति होनी चाहिए। दुराशय का जो महत्व है, दुराशय आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दोषसिद्धि का जो आधार है, अपवादों को छोड़कर बिना दुराशय के किसी भी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लॉर्ड कोक के अनुसार एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया, यानी कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो, यानी कि मन भी दोषी न रहा हो उस कृत्य को करने के संबंध में। लॉर्ड कोक के सिद्धांत की जो उत्पत्ति है वो संत ऑगस्टाइन के उपदेश रियम लिंगुम नॉन फेसिट नेसी मेंस रिया से हुई है, जिसका अर्थ है कि यदि दोषी मन से कोई कार्य करता है तो वह कार्य अवैध माना जाएगा, यानी कि अनैतिक माना जाएगा। कठोर दायित्व और दुराशय के अपवाद के संबंध में कुछ अपराध हैं कि जिनको कठोर दायित्व के तहत माना गया है, यानी कि दुराशय के अपवाद के रूप में रखा गया। जैसे न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना कठोर दायित्व के तहत आता है। लोक न्यूसेंस जो धारा 270 में बीएनएस में के अंतर्गत है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों में दुराशय की अनुपस्थिति में भी दंड दिया जा सकता है। द्विविवाह जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में प्रावधानित है, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना कठोर दायित्व की श्रेणी में आता है। अपहरण और अपहरण के मामले जो धारा 137 से 140 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उस तरह के अपराधों में चाहे आपका आशय रहा हो चाहे न रहा हो, उस कृत्य के लिए आप दोषी हो जाएंगे।
यानी राज्य के विरुद्ध युद्ध के संबंध में जो अपराध है तो उसके संबंध में भी बिना दुराशय के आपको दंडित किया जा सकता है। तो राज्य के विरुद्ध जो युद्ध की बात की हो धारा 147 में उल्लिखित है। सेडिशन जो पहले राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था अब उसको हटा दिया गया है। धारा 152 में राजद्रोह शब्द को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया जो राजद्रोह के ही नेचर का है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। तो धारा 152 से संबंधित जो अपराध है राज्य की सुरक्षा के खतरे में डालने से संबंधित है, तो उसमें भी आशय को नहीं देखा जाएगा, केवल कृत्य के लिए ही जो है उसको दंडित किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। सिक्कों और स्टाम्पों के कूटकरण के संबंध में भी जो है बिना दुराशय के भी किसी भी व्यक्ति को दायित्व अधीन ठहराया जा सकता है। वाइकेरियस लायबिलिटी के संबंध में भी मालिक अपने सेवक के उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा जो विधिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं। मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित, औषधियों में मिलावट से संबंधित जो 274 से 275 में वर्णित हैं, तो यह जनहित से संबंधित है। तो यहाँ बिना इरादे के या बिना ज्ञान के भी यदि कोई भी इस तरह का कोई व्यक्ति करता है तो वह उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। डिफामेशन के मामले में, मानहानि के मामले में भी किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है बिना आशय के, बिना दुराशय के। यदि प्रकाशित सामग्री मानहानिकारक है तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह साबित करना जरूरी नहीं होता कि अभियुक्त का इरादा दूसरे की प्रतिष्ठा को पहुंचाने का था कि नहीं था, चोट पहुंचाने का था कि नहीं। दुराशय की आवश्यकता होती है वहां उसे जहां भी बीएनएस में दुराशय की आवश्यकता महसूस हुई है वहां उसे आशय पूर्वक या बेईमानी से, कपट पूर्वक या स्वेच्छा से शब्दों का प्रयोग करके उसकी पूर्ति की गई है। दुराशय का जो तत्व है वह पूर्ण हो गया। अब अगला जो तत्व है अपराध का आवश्यक तत्व वह आपराधिक कृत्य और लोप है। तो आपराधिक कृत्य को धारा 2 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है। तो आपराधिक कृत्य ऐसा कृत्य होता है जो कृत्यों की आवली का द्योतक होता है। मनुष्य के द्वारा जो बाह्य कृत्य किए जाते हैं यानी कि शरीर के हरकत के यानी कि जो आशय है उसको पूरा करने के लिए जब कोई भी अगला कदम शरीर के द्वारा कोई भी हरकत की जाती है तो वह कार्य की श्रेणी में आ जाता है। इसी के नाते कार्यों की आवली के द्योतक को ही कार्य कहा गया है। ठीक है, लेकिन वह कृत्य कैसा होना चाहिए? आपराधिक होना चाहिए। आपराधिक होने का मतलब यह है कि वह कार्य विधि में निषिद्ध हो और दंडनीय हो और लोकहित के लिए हानिकारक होना चाहिए। और लोप शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो लोप शब्द भी कार्य के ही अंतर्गत आते हैं। लोप का मतलब जो धारा 225 में बताया गया है तो वह लोप का मतलब कि लोपावली का द्योतक है। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसका कर्तव्य है विधि के तहत किसी कार्य को करने का और उस कार्य का वह लोप, उस कर्तव्य का लोप करता है और उससे कोई अपराध घटित होता है तो वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा यानी कि दोषी ठहराया जाएगा। जैसे धारा 3 की उपधारा 7 और धारा 3 की उपधारा 8 में उल्लेख किया गया है। यानी कि यदि जेल में जेल का कोई भार साधक है जिसका कर्तव्य है कैदी को भोजन देना और यदि वह भोजन देने में अपने कर्तव्यों का लोप करता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या स्वास्थ्य को कुछ भी नुकसान होता है तो वह उसके लिए दायित्वाधीन होगा क्योंकि वह लोप भी कार्य की श्रेणी में माना जाएगा यानी कि उस लोप के लिए उसको दायित्वाधीन ठहराया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।